अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज रहमान। मैं हूं महक असलाम। बुलेटिन में खुशामदीद। समा एक और तहलका खेज खबर सामने ले आया है। मरियम नवाज पेश ना हो, सिर्फ तहरीरी जवाब भेज दें। नए पेशी से एक रोज पहले मरियम नवाज को पैगाम पहुंचाया गया। लंदन में नवाज शरीफ को भी कहा गया कि मरियम नवाज को पेश होने से मना करें। नैब दफ्तर के बाहर गाड़ी में मरियम नवाज को शहबाज शरीफ की मुताद्दिद कॉल्स आई। शहबाज शरीफ ने मरियम को हिदायत की कि जितनी जल्दी हो यहां से निकलकर वापस घर चली जाएं। इसी पर अपडेट्स हासिल कर लेते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी नईम अशरफ भट्ट से। नईम, बताइएगा मजीद। जी, असल में जो कल इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था मरीम नवाज का, जो कि वो बाहर नायब की पेशी में जब आई, बाहर को खड़े होकर वो यही बार बार कह रही थी कि आज वो जवाब देकर जाएंगी। उसके पीछे एक जो रास्ते थे, वो कॉन्फिडेंस में उसका बड़ा हाथ था। और एक रोज कबल इस पेशी से उन्हें अपने ही जो सीनियर रहनुमा हैं उनकी जमात के, उनके जरिए सरकारी शख्सियत का पैगाम पहुंचाया गया कि आप पेश कल ना हो बल्कि तहरीरी जवाब भेज दें तो ये काफी होगा। और उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि इसमें कोई कुछ नहीं होगा, कोई इतना मसला नहीं बनेगा, आप सिर्फ तहरीरी जवाब दे दें। फिर वो नहीं, उन्होंने थोड़ा सा उसमें रेजर्वेशन शो की, तो फिर नवाज शरीफ से लंदन में राब्ता किया गया और उन्हें भी कहा गया कि मरियम नवाज को मना करें, वो नैब में पेश ना हो, तहरीरी जवाब दे दें। फिर दोनों की तरफ से ये आया जवाब कि उन्होंने उनको ना नहीं की कि इतने यानी राब्ते उनके अच्छे हैं पहले से, कि आगे से उन्होंने इनकार नहीं किया। ये कहा कि आप ऐसा करें कि जो नोटिस है उसमें सिर्फ एक इजाफा कर दें कि आप या तहरीरी जवाब दे दें या खुद पेश हों, तो फिर वो तहरीरी भेज देंगी जवाब और पेश नहीं होंगी। लेकिन वो अब मुमकिन नहीं था, एक रोज रह गया था और फिर वो भी ज़ाहिर है वो बाहर नहीं, बात ये आ जानी थी। सरकारी शख्सियत कौन थे जिनकी जानिब से पैगाम सामने आया मरियम नवाज को? जब वो पेश हो गई तो शहबाज शरीफ जो हैं वो उन्होंने इतनी कॉल्स की उस वक्त उन्हें कि सबसे ज्यादा कॉल्स उस वक्त मरियम नवाज को शहबाज शरीफ की आई और वो यही कह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आप निकलें और घर जाएं। और सारे रास्ते में भी वो फोन कॉल्स करते रहे और शहबाज शरीफ थे वो सबसे ज्यादा जो कह रहे थे कि यहाँ से निकले। तो ज़राए के मुताबिक जो ये इतना कॉन्फिडेंस था, उसके पीछे यही था कि उन्हें ये यकीन दहानी पहले ही कराई गई थी कि ये इतना सीरियस नोटिस नहीं है, आप तहरीरी जवाब भी दे देंगी तो वो काफी होगा। जी ठीक, अच्छा नईम साथ रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। चौहान साहब, बेहद शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। पहले ही कह दिया गया मरीम नवाज को कि वो घर जाएं, यहाँ पर ना आए, और तहरीरी जवाब के जरिए भी वो अपना जवाब भिजवा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ पर अमल नहीं किया। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है कि वो खुद फिजिकली चल के आए, उसके बाद ये सब चीज़ें जो हुई, पथराव किया गया, जो इल्ज़ामात लगाए गए पुलिस पर, या पुलिस की जानिब से जो रिएक्शन आया? चीज मेरी जो है वो सच्ची साबित हो रही है, जो मैं पिछले दिन से कल से कह रहा हूँ। बुनियादी तौर पे बेगम सफदर अमान साहिबा अपने चचा शहबाज शरीफ साहब की और अपने कजन हमजा शहबाज की सियासत की पीठ पे छुरा घोंपने के लिए कल आई थी। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि आज इन्होंने खुदकश हमला किया है। इस वक्त जो इनके चचा की और इनके कजन ने जो है ना बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान और पंजाब में नून लीग चला रहे हैं, उसके ऊपर सियासी खुदकश हमला है। और अभी आपकी जो स्टोरी नईम अशरफ भट्ट साहब लेकर आए हैं उसने आपको साबित कर दिया कि शहबाज शरीफ साहब इसकी मिन्नतें करते रहे हैं कि तू कितने चली है या ना, सन मरवाना नहीं, ठीक है ना, ना कर। वो समझाते रहे, इसको उन्हें पता था कि उसके रिपरकशंस क्या है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट्स क्या है। तो कहने का मकसद ये है कि बेगम सफदर अमान बुनियादी तौर पे एक नेगेटिव खातून है, एक नेगेटिव शख्सियत है, मनफी तर्ज अमल रखने वाली शख्सियत है। और उनके जो उस्ताद हैं परवेज रशीद साहब, जो कल उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुसर पुसर करके जनाब तलकीन करते रहे हैं, उस्ताद अच्छा हो तो वो इंसान को जमीन से आसमान तक ले जाता है, उस्ताद बुरा हो तो वो आसमान से भी जमीन के में जनाब वो इंसान को ले आता है। तो ये परवेज रशीद साहब, इनकी सियासत, इनका कारोबार, इनका खानदान, इनके वालिद साहब की सियासत, इक़्तिदार, सारों को जो है वो आसमान से जमीन पर लेकर आए हैं। तो बाकी शहबाज शरीफ साहब अपनी जगह ठीक थे, वो तो इनकी मिन्नतें तरले करके समझाते रहे कि ना करो, ये कानून के खिलाफ है। आज सरदार उस्मान बोजदार साहब गए, अकेले गए, बगैर किसी प्रोटोकॉल के गए, हालांकि सरकारी बिल्कुल ये हमने देखा फयाजुल हसन चौहान साहब। लेकिन कल हमने देखा कि मरियम नवाज की जानिब से ये कहा गया कि खामोश रहना उनके लिए ज़्यादा मुश्किल है। और जैसा कि नईम भी हमें बता रहे हैं कि जो कॉल अप नोटिस था वो इतना सीरियस नौयत का नहीं था, तो इस पर नैब पर भी यकीनी तौर पर सवाल उठेंगे आपके ख्याल में?
नहीं, नैब पे किस बात के, देखो मैं नैब का तर्जुमान तो नहीं हूं, लेकिन नैब पे किस बात के जरा उठेंगे? मतलब सारी दुनिया ने कैमरों में दिखाया, आपके टीवी चैनल ने दिखाया ना, वहां पे पीटीआई का कारकुन था कोई कि ये कहे कि यार कोई दो अपोजिट ग्रोहों की लड़ाई थी, वहां पे इनको बुलाया। आज शहजाद उस्मान बुज़दार साहब को बुलाया। सही। मरियम बेगम सफदर अवान की इस वक्त क्या हैसियत है? वो तो एक मुजरिम है, वो तो सजा याफ्ता है, उनके पास तो कोई सरकारी ओहदा भी नहीं है। वो किस जोम और किस नरगसियत का शिकार थी कि वो जुलूस लेकर आए? उस्मान बुज़दार साहब एक सबसे बड़े सूबे 60% ठीक, चौहान साहब आप साथ रहेगा, दोबारा से अपने रिपोर्टर की जानिब जाएंगे। नईम अशरफ भट्ट हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। नईम, बहुत बड़ी, बहुत तहलका के खबर आपने डिग आउट की है कि उन्हें बार बार मना किया जा रहा था कि वो ना आए, कॉल्स भी की गई मुतादिद बार शहबाज शरीफ की जानिब से। मजीद क्या डिटेल्स है? अगर आपने पार्टी ज़राए से कोई बात करने की कोशिश की हो या इस पर उनका कोई मौक़िफ़ सामने आया हो? दो चीजें अहम है इसमें। एक तो ये कि जो राब्ते हैं इस तरह के वो मुसलसल जारी हैं और कुछ अर्सा पहले से, इवन मियां साहब जब बाहर गए उससे पहले से वो चीजें अभी जारी हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि इनकार नहीं किया गया था जब राब्ता हुआ, ना नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया ना मरियम नवाज ने उनकी बात को तस्लीम किया, लेकिन सिर्फ ये कहा कि आप एक लफ्ज जो है नोटिस में उसका इजाफा कर दें। इन्हें खौफ ये था कि शायद वो उनसे कोई ऐसा धोखा ना हो जाए कि वो अगर ना जाए तहरीरी जवाब दे दें और बाद में कहा जाए पेश नहीं हुई, तो वो चाह रहे थे कि एक लफ्ज जो है वो नोटिस में इजाफा हो जाए, लेकिन वो एक दिन पहले वो मुमकिन नहीं था। और ज्यादा चीजें वो नैब की और दूसरे इदारों की वो सामने आ जानी थी, तो जुबानी कलामी उन्हें कहा गया कि आप ना हो और कोई इशू नहीं है। यकीन दहानियां भी करवाई गई और वो उस पर राजी भी होना चाहती थी, नवाज शरीफ भी थे, लेकिन वो ये चाह रहे थे कि एक लफ्ज का इजाफा हो जाए। इससे दो बातें जाहिर होती हैं। एक तो राब्ते जो हैं वो बिल्कुल जारी हैं, वो खत्म नहीं हुए। दूसरी बात कि इनको पूरा यकीन था कि कोई इतनी सीरियस बात नहीं है, ये इन्हें बता दिया गया था और तहरीरी जो आपका कहा जा रहा था, इसीलिए वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थी और वो कह रही थी कि वो जवाब देकर जाएंगी। आज मैं तैयारी करके आई हूँ, मेरे से जवाब लें। वो इसीलिए था कि ये उन्हें पहले बता दिया गया था, लेकिन वो लफ्ज का इजाफा करना मुश्किल था एक रोज पहले, तो फिर उन्हें पेश होना। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की कॉल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा उन्हें आई हैं और उनको ज्यादा सर थी और वो बार बार उन्हें कह रहे थे कि इधर से निकल कर आप घर जाएं। एक लफ्ज जो था उसकी वजह से या तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या वो थोड़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। वो सरकारी शख्सियत कौन थे जिनकी सीनियर नून लीगी रहनुमाओं को कॉल्स आई या पैगाम उनके थ्रू पहुंचवाए गए? नईम, ये भी मैं आपसे जानूंगी। अभी अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी जानिब चलते हैं। अदनान साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को पेश न होने का पैगाम देने का आखिर मकसद क्या था? देखिए, बात यह है कि इनके ऊपर एक अफवाह ये है कि इनका रियासती इदारों के साथ कोई अंडर हैंड डील है, कोई पसे पर्दा मुफाहमत है, जिसमें इन्होंने वादा किया हुआ है कि ये कुछ अरसे तक स्ट्रीट पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और ख़ामोश रहेंगे। उसके एवज़ नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने दिया गया और इनके ऊपर कुछ नरमी की गई। अब इन्होंने उसकी वायलेशन की, लेकिन इनके लिए सियासी मजबूरी ये हो गई थी कि एक तासुर फैल गया है कि इन्होंने डील की हुई है, इसीलिए ये कोई बात नहीं करती हैं और कोई सरगर्मी का मुजाहरा नहीं करती हैं। तो उस तासुर को दूर करने के लिए और अपनी पार्टी में ज़रा जान डालने के लिए उन्हें ये शो ऑफ स्ट्रेंथ मेरा ख्याल है करना पड़ा और वो बताना चाहती थी कि मेरी ताकत है, मेरी एक पॉपुलर बेस है और अगर मेरे पे करप्शन केसेस शुरू किए जाएंगे तो पंजाब में एजिटेशन शुरू हो सकता है। तो इसीलिए उन्होंने ये कल मुजाहरा किया। जबकि शहबाज शरीफ के बारे में हम सब जानते हैं कि वो एक लिंक हैं रियासती इदारों के दरमियान और शरीफ ख़ानदान के दरमियान, वो और शाहिद खाकान अब्बासी। उनकी कोशिश है कि जो माजी में ताल्लुकात ख़राब हुए हैं नून लीग के रियासती इदारों से, उनको ठीक किया जाए और ऐसी पॉलिसी इख्तियार ना की जाए जिससे महाज आराई का तासुर पैदा हो। तो शहबाज शरीफ की कोशिश यही थी कि वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो ख़राब ना होने पाए और इसीलिए वो मरियम को अगर वो फ़ोन कॉल करते रहे तो समझाते रहे कि बात जो है एक ख़ास लेवल से आगे ना जाए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर क्लैश ज़्यादा हो जाता और वहाँ पर कोई आदमी मर जाता, बिल्कुल नुकसान ज़्यादा हो सकता था। साथ रहिएगा। अदनान आदिल साहब, अहमद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद वली साहब, मरियम नवाज़ पेश हुई, शहबाज शरीफ ने कॉल्स करके घर जाने का कहा, फिर पेशी के बाद मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें शहबाज शरीफ मौजूद ना थे। क्या इससे नहीं लगता कि इख्तलाफात में शिद्दत आ गई है?
देखिए, दोनों का जो बयानिया है वो मुख्तलिफ है। मरीम नवाज जो हैं उन्होंने कल वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारी पार्टी के अंदर मुख्तलिफ बयानिया के, मुख्तलिफ सोच के, मुख्तलिफ ख्यालात के लोग मौजूद हैं और ये पार्टी जो है एक मजमूआ है इस तरह के लोगों का। कुछ लोगों का बयानिया इस तरह का है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहना चाहते हैं, वो पार्टी को ये मशवरे देते हैं कि जी आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और उनके साथ मिलकर चलें। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को हेड ऑन लें, उनके साथ टकराव करें। जिस तरह से माजी में आपने देखा कि पार्टी की स्ट्रेटजी इसी तरह की रही है। उस पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इनको मशवरा देते थे कि आप इस पॉलिसी पर ना चलें। लेकिन पार्टी जो है वो बेहतर सोचती है कि उन्होंने किस स्ट्रेटजी पे चलना है, किस बयानी को अपनाना है। एक बात उन्होंने और भी वाजे की कि बयानिया जो है वो सिर्फ नवाज शरीफ का है। ठीक है, सोच सबकी है मुख्तलिफ, लेकिन सब इस बात पर एग्री करते हैं कि नवाज शरीफ की जो क़यादत है उस पर उन्हें इत्तेफाक है। तो इसका मतलब है कि पार्टी जो है, ज्यादातर लीडर ये समझते हैं कि नवाज शरीफ अगर उनके रहनुमा हैं, चाहे वो नाहर हो चुके हैं, लेकिन अगर वो जब सुपरवाइज करेंगे पार्टी के अफेयर्स को तो उनको स्ट्रेंथ मिलेगी। और मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ की अक्कासी करती हैं, यानी कि उनके बयानिए पर चलती हैं। और पार्टी को उन्होंने कल एक बड़ा शो करके, या जो बयानिया उन्होंने बयान किया, जो उन्होंने बातें की एज एन अपोजिशन लीडर, पंजाब में अवाम जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद लगा के बैठे थे कि कब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बोलेगी, कब कोई बाहर निकलेगी तो उनको तसल्ली होगी, या उनकी पार्टी है उनको। और अहमद साहब कल यही मरीम नवाज कह रही थी कि खामोश रहना ज्यादा मुश्किल है बनिस्बत के वो कुछ बोलें। खालिद साहब आपकी जानिब आना चाहूंगी, जैसे अहमद साहब भी बात करें कि मरियम नवाज रिप्रेजेंट करिए नवाज शरीफ के बयानी को, तो क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का बयानिया अलग अलग है? क्योंकि शहबाज शरीफ मुतादिद बार कॉल्स करें कि आप यहाँ से चली जाएं, आप यहाँ पर ज़्यादा देर ना रुकें, लेकिन शायद मरियम नवाज इस चीज़ को थोड़ा सीरियस नहीं ले रही। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ सारे खेल में तो फिर सुबकी शहबाज शरीफ की हुई है कि शहबाज शरीफ जो है वो पार्टी के सदर हैं और वो कह रहे हैं, लेकिन नायब सदर उनकी बात नहीं मान रही। इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज़ को मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी नवाज़ शरीफ की, और वो नवाज़ शरीफ ही के बनाए हुए प्रोग्राम के मुताबिक वो वहाँ पे गईं। चूँकि नोटिस में ये इस बात का इजाफा नहीं हुआ था कि जी तहरीरी जवाब दें या ख़ुद पेश हों, और ये एक नुक्ता ऐसा था कि जिस पे किसी वक्त उनकी गिरफ्त भी हो सकती थी। और हमारे सामने ऐसे पहले मिसाल मौजूद है कि उनको अडयाला जेल के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया था, लिहाजा उन्होंने इस बात का रिस्क लेने में कोई अर्ज नहीं समझा। पॉलिटिक्स का जो भी अब इस वक्त मुस्लिम लीग नून का यानी नुक्ता नज़र होगा वो वही होगा जो नवाज शरीफ कहेंगे। अब उनको पता है कि उसमें उनका नुकसान क्या है और उसका नफ़ा क्या है। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो उन्होंने अगर ये बात करना थी तो मेरा ख्याल है कि वो मरियम नवाज़ को इस तरह का हुक्म देने की बजाय बेहतर था कि नवाज़ शरीफ के साथ कोई रब्ता करते। नईम अशरफ बाटा में बता रहे हैं कि जी उसके बारे में उन्होंने ना नहीं की थी नवाज़ शरीफ ने, लेकिन जब उन्होंने इस किस्म का कोई सिलसिला ये कर दिया था और उसके बाद वो मामला वहाँ आगे बढ़ गया, तो वो उनके लिए मैं समझता हूँ कि वहाँ से पसपाई जो है वो ज़्यादा मुश्किल होती। पॉलिटिकल लोग जो होते हैं उन्होंने अपने पॉलिटिक्स को सामने रखना होता है। वैसे कौन सा फूलों की सेज पे वो रखे जा रहे थे, अगर इस तरह से हो जाता तो क्या अलग रिलीफ मिल जाना था। उनके ऊपर वो तलवार जो लटकी हुई है वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा रखना उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी था, और उसके मुताबिक उन्होंने जो कुछ समझा उसको वो किया। अगरचे उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, यकीनी तौर पे अगर कहीं पे कोई नरमी की सूरत उनके लिए बन सकती है तो वो अब नहीं रहेगी। और ये इससे पहले वो नरमी ही के नतीजे में इतने अरसे से वो बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थी, अपने घर में मौजूद थी ज़मानत पे, और उनके वालिद मोहतरम जो हैं वो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं। ये सारा कुछ है, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर उन्होंने ये की हैं तो ये सोच समझ के की होंगी कि इनसे ये विथड्रॉ हो सकता है। सही। अब किसी पॉलिटिशियन को आप ये मशवरा नहीं दे सकते कि वो अपने पॉलिटिक्स के लिए कौन सी चीज़ जो है वो उसको छोड़ दे और कौन सी चीज़ जो है उसको लेके चले। डिक्टेट नहीं करवा सकते, उसका अपना एक अलग से मौक़िफ़ है। बेहद शुक्रिया खालिद अजीम साहब, अहमद वलीद साहब, अदनान नादिल साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नईम जिसने इतनी इंपॉर्टेंट खबर दी, आपका भी शुक्रिया। और यहाँ एक और बड़ी खबर से आपको आगाह करें, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। नैब ज़राए ने ये बड़ा दावा कर दिया है। साबिक डीजी एक्साइज ने भी वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त दे दी है। मजीद बात करेंगे रियाज अहमद से। रियाज बताएगा इस बड़ी खबर से मुताल्लिक।
जी बिल्कुल ऐसा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नैब लाहौर में पेशी में अहम जो पेशरफ्त हुई है उसमें सबसे अहम यह है कि शराब लाइसेंस केस में उस्मान बुज़दार के खिलाफ 2 अफराद जो है वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए हैं। उनमें साबिक डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन भी वादा माफ गवाह बनने के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी है। इसके अलावा एक और शख्स है जिसने वादा माफ गवाह बनने के लिए दरख्वास्त दी है, लेकिन उसका नाम अभी तक सीगा राज में रखा जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस में शराब का लाइसेंस जारी करने के लिए जो डीजी एक्साइज एंड टैक्सेशन का ये कहना है कि उन पर दबाव डाला गया और वादा माफ गवाहों के बयान जो है वो उसके बाद रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो दरख्वास्त दे दी गई है, उसके बाद नैब जो है उनके बयान रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद दोबारा वज़ीर आला पंजाब जो है उनसे इस हवाले से तफ्तीश की जाएगी। लेकिन 18 अगस्त को उनको जो सवालनामा दिया गया है वो सवालनामा 18 अगस्त तक पहुंच जाएगा। उसके बाद दोबारा इनको अगर जरूरत पड़ी नैब को तो वो इनको दोबारा भी तलब कर सकते हैं। सही, ठीक है रियाज, आपका शुक्रिया। निजी होटल को शराब का गैर कानूनी परमिट जारी करने के इल्जाम में वजीर आला पंजाब नैब लाहौर में पेश हुए। नैब ने उस्मान बुज़दार को सवालनामा थमा दिया। वजीर आला कहते हैं कि उनका दामन साफ है। कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहरा देखा। नैब में पेशी के लिए वजीर आला बगैर प्रोटोकॉल अपने दफ्तर से रवाना हुए। ठोकर नियाज बेग पर नैब ऑफिस पहुंचे और आम शख्स की तरह नैब हुकाम के रूबरू पेश हुए। निजी होटल को शराब के परमिट गैर कानूनी तौर पर जारी करने के इल्जाम की तफ्तीश की गई। वजीर आला से सवाल जवाब का सिलसिला 1.5 घंटे तक जारी रहा। उस्मान बुज़दार ने परमिट जारी करने के लिए रिश्वत लेने के इल्जाम की तरदीद की। जराये के मुताबिक बाद सवालों पर उस्मान बुज़दार के इजहार लाइल्मी पर उन्हें 12 सफ़ात पर मुश्तमिल सवालनामा दिया गया। नैब हुकाम ने तमाम मतलूबा दस्तावेजात 18 अगस्त तक फराहम करने की हदायत की। परमिट जारी करने के लिए सियासी असर और सूख इस्तेमाल हुआ या नहीं, नैब हुकाम तफ्तीश के बाद इसका तयन करेंगे। अपने बयान में वज़ीर आला ने कहा कि नए पाकिस्तान में कानून से बालातर कोई नहीं। उन्होंने नैब में पेश होकर कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने की रवायत कायम की है, जबकि कानून शिकन अनासर ने खुद को एक्सपोज किया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। लाहौर नैब में मरियम नवाज की पेशी और पत्थर वाली गाड़ियों का मामला। कई घंटों तक नून लीगी रहनुमा अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। किसी ने ये ना कहा कि वीडियो जाली है। जब दिफा मुमकिन ना रहा तो वीडियो जाली करार दे दी। जी हाँ, मगर आज समा पूरा सच सामने ले आया है। पत्थरों से भरी जो गाड़ी नैब दफ्तर पहुंची थी वो मरियम नवाज के घर से काफिले के साथ ही निकली थी। बड़े सियाने कह गए कि झूठ के पाँव नहीं होते और ना ही झूठ की नाव चलती है, डूब जाती है। ऐसा ही कुछ नून लीग के झूठ के साथ भी हो गया। पत्थरों की गाड़ी वाली जिस वीडियो को वो कल तक जाली करार दे रहे थे, आज वो वीडियो भी असली साबित हो गई। सिल्वर 4x4 जिसकी नंबर प्लेट LZ6000 है, वो भी सच निकल आई। ये वो गाड़ी है जो मरियम नवाज के घर से काफिले के साथ ही निकली थी। और अता तारड़ साहब जो वीडियो जाली करार दे रहे हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि मरियम नवाज के काफिले का एक एक फर्द और एक एक गाड़ी मंजूर शुदा होती है। हकीकत यह है कि गाड़ी जाती उम्रा से काफिले के साथ नैब के दफ्तर पहुंची। लीगी MPA मिर्जा जावेद ने पत्थर रखवाए और उनके दोस्त गाड़ी में मौजूद रहे। पेशी से पहले उसमें बाकायदा पत्थर लोड किए गए और समा से गुफ्तगू में मिर्जा जावेद ने इस बात का इजहार कहीं नहीं किया कि वो वीडियो जाली है या गाड़ी से उनका कोई ताल्लुक नहीं। लाहौर में नैब ऑफिस के बाहर हंगामा आराई के इल्जाम में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। कारकुनों की दरख्वास्त जमानत पर कल समाअत होगी। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। मरियम नवाज की पेशी पर हंगामा आराई। पथराव और कार्य सरकार में मुदाखलत के इल्जाम में 58 लीगी कारकुनों की गिरफ्तारी। मुलजिमों को जिला कचहरी लाया गया जो अपने कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। तफ्तीशी अफसर ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि मीडिया फुटेज से वाज़ेह है कि मुलजिमान ने कानून हाथ में लिया। मुलजिमान के वकील ने रिमांड की मुखालफत करते हुए हंगामा आराई के इल्जाम को गलत और मुकदमे को सियासी करार दिया।
जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दलाइल सुनने के बाद लीगी कारकुनों को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। अदालत से वापसी पर मुल्जिमान का कहना था वो हर कदम पर अपनी क़यादत का साथ देंगे। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने अरूज पे है और जमहूरियत के लिबादे के अंदर आमरीत अपने जोरों पे है। जमहूरी हुकूमत में नहते बेकसूर अवाम को जो अपने कायद की बेटी के साथ सिर्फ इजहार यकजहती के लिए आए थे, उनको ये सियासी जेवर डाल दिया गया है। मुल्जिमान की जानिब से जमानत की दरख्वास्तों पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 13 अगस्त के लिए नोटिस जारी करते हुए पुलिस से रिकॉर्ड तलब कर लिया है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद अली जट, समा, लाहौर। और अब जिक्र करेंगे मोदी सरकार की इंतहा पसंदी का। जी हाँ, भारत में मुसलमानों पर ज़मीन तंग कर दी गई। ताज़ा वाक़या पेश आया है बेंगलोर में, जहाँ तौहीन रिसालत के बाद मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उसे गिरफ्तार करने का मुतालबा किया, लेकिन इंतहा पसंद भारतीय पुलिस ने कसूरवार को पकड़ने के बजाय उल्टा मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 3 मुजाहिरीन शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। 110 मुसलमान सलाखों के पीछे धकेल दिए गए। बेंगलोर शहर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। इसी मामले पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, कहिएगा, तौहीन रिसालत किसी भी मुसलमान के लिए इंतहाई तकलीफदेह है और पाकिस्तान बहैसियत एक रियासत है, मामले के हल में क्या किरदार अदा कर सकता है? भारत से मामला किस तरह उठाना चाहिए? लेकिन जब जिस तरीके से भारत की ये जनूनी हुकूमत है और हिंदू इंतहापसंद एक एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो है वो इनका प्राइम मिनिस्टर है और वो वहाँ पर सिर्फ हिंदुत्व और हिंदू स्टेट बनाना चाहता है, जिसकी वजह से उसको कोई भी दुनिया के किसी ह्यूमन राइट्स का कोई और इसकी परवाह नहीं है। बिल्कुल एक बदमस्त हाथी की तरह ये हरकतें कर रहा है। और जिस तरीके से इन्होंने एक पुरअमन मॉब के ऊपर जो कि एहतजाज कर रहे थे नवाजुद्दीन प्रॉफिट के बारे में, अगर कोई भी गलत बात करेगा तो ये मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ है और नाकाबिले बर्दाश्त है। इसलिए जो बात मैं ये कर रहा हूँ कि बजाय इसके कि वहाँ पर दिलजोई करें, पुरअमन उनको समझाएं। एमएलए के घर जाके अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो जिस तरीके से पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग की और फिर दफा 144 लगा दिया, 100 के करीब लोगों को सलाखों के पीछे बंद किया हुआ है, पाकिस्तान को बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए। बल्कि तमाम आलम दुनिया का ओआईसी के लिए प्रॉब्लम यह है कि ओआईसी भी इस वक्त जो है वो अपने मसाइल में घिरी हुई है। अरबों ने अपने उनके मसाइल हैं, उसमें वो किसी और की बात नहीं करते हैं और पाकिस्तान से भी ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। ये वक्त है कि पाकिस्तान को कम से कम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करना चाहिए, इनके हाई कमिश्नर को बुलाना चाहिए, उसको प्रोटेस्ट करना चाहिए और वार्निंग देनी चाहिए कि इससे आइंदा के लिए ऐसे मसाइल जो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान को स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए। मुफ्ती ज़ुबैर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि मकबूजा कश्मीर के बाद भारत में भी मुसलमानों पर मजालिम जारी हैं, ऊपर से तौहीन रिसालत के वाक़यात में भी इजाफा नज़र आ रहा है। भारत मुसलमानों को किस तरफ ले जाना चाहता है? देखें, ये इंतहाई बदतरीन, अफसोसनाक और शदीद काबिल मजम्मत वाक़या पेश आया है। मुसलमानों के लिए तौहीन रिसालत से ज्यादा तकलीफ दे, गम, सदमे और दुख की खबर कोई और नहीं हो सकती। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हर गिरा पड़ा मुसलमान भी अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए न सिर्फ तैयार रहता है बल्कि उसे जिंदगी की सबसे बड़ी सआदत समझता है। फिदा हुआ आबाइना व उम्महातिना। इस तकलीफ दे खबर और बदतरीन वाक़े पर मुसलमान क्या करते? बेंगलोर के अंदर वो पुलिस स्टेशन के पास गए, थाने में गए, आगे पुलिस और हुकूमत सफाक मोदी की मुतासिब जुनूनी हिंदू तवा सरकार पर मुश्तमिल है, जिन्होंने तासुब, बर्बरियत और सफाकियत के साबका ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक हस्ब मामूल मुसलमानों पर स्ट्रीट फायरिंग की है और कई मुसलमानों को शहीद करने के बाद कईयों को गिरफ्तार कर दिया है। पुरअमन मुजाहिरीन मुसलमान करते क्या करते बताइए? पैगंबर इस्लाम की तौहीन, बदतरीन गुस्ताखी, जारहाना पोस्ट पर उन्हें कानून का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन पुलिस की तरफ से उन्हें लाशें मिल रही हैं, सैकड़ों को गिरफ्तार कर दिया गया है, कानूनी कार्रवाई के मुतालबे पर उनको लाशें दी जा रही हैं। और देखिए, मुसलमानों ने बाकायदा ह्यूमन चेन बनाई, उन्होंने वहां मंदिर को बचाया, लेकिन उसके जवाब में मुतासिब हिंदू तवा सरकार का के बानी नरेंद्र मोदी का ये पुराना हरबा चला हुआ आ रहा है। कश्मीर, गुजरात, अहमदाबाद, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और अब बेंगलोर में मुसलमानों पर सफाकियत और बर्बरियत का ये बदतरीन मुजाहरा किया गया है। ओआईसी को नोटिस देना चाहिए। अफसोस तो मुस्लिम ममालिक पर है, वो इन पे दर पे पेश आने वाले मुतासिबाना सरकारी इक़दाम पर क्यों खामोश है? हिंदुस्तान के बारे में अब बाकायदा बरतानवी और अमरीकी रिपोर्टें आ चुकी हैं
कि हिंदुस्तान अक़लियतों के लिए महफूज मुल्क नहीं रहा। बिल्कुल मुफ्ती साहब, ना सिर्फ अक़लियत बल्कि वहाँ पर हिंदुओं की अपनी कम्युनिटी महफूज नहीं है। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब गुफ्तगू कर रहे थे। बेहद शुक्रिया आपका। पेशावर का BRT मंसूबा मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात कामरान बंगश BRT में सफ़र कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदे फैयाज अहमद से उन्होंने बात की है। फैयाज, बताइएगा क्या तासुरात हैं इनके? बिल्कुल जी, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। पेशावर के आवाम जो है सबसे बड़ा सफरी मंसूबा BRT का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे और अब ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि कल बाकायदा इस मंसूबे का इफ्तिताह होगा और आवाम के लिए बसें खोल दी जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मामले खुसूसी बराए बल्दियात इत्तलात कामरान बंगश भी इस बस में सफ़र कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कल इफ्तिताह होने जा रहा है, आवाम के लिए कब खोला जाएगा और कितने बसें जो हैं वो इस कॉरिडोर पर सफ़र कर सकेंगी? कल इसका वज़ीर आज़म साहब ख़ुद अपने दस्ते मुबारक से इफ्तिताह करेंगे। इनके साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा में परवेज़ खटक साहब और दीगर वफाकी वज़रा शामिल होंगे। तो कल से बाकायदा तौर पर जब वज़ीर आज़म साहब इसका इफ्तिताह करेंगे तो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। 1 लाख से ज़्यादा कार्ड्स, ज़ू कार्ड्स ऑलरेडी लोगों ने ले लिए हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है पेशावर के शहरियों के लिए। तो कल ही ये खोल दिया जाएगा। 128 बसेस, 128 बसेस इनिशियली हम खोल रहे हैं। अगर इनफ्लो ज़्यादा हुआ तो 220 बसेस हम कॉरिडोर पर रख लेंगे। एक दिन में 3,60,000 राइडरशिप की हमारी कैपेसिटी है। अब किराया कितना होगा अगर हम चमकनी से बैठ के कारखानों जाना चाहें? देखें, मैक्सिमम किराया एंड टू एंड चमकनी से कारखानों तक 50 रुपये है। बीच में अगर आप 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से जाएंगे तो 10 रुपये, फिर अगर 10 किलोमीटर होगा तो 15 रुपये। इसी तरह यानी मिनिमम किराया आपका 10 रुपये है। 10 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आप इस पर सफ़र कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इकनॉमिकल है। जी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने बताया कि 10 रुपये से किराया शुरू होगा और 50 रुपये तक 27 किलोमीटर की कॉरिडोर है जिसमें 30 से ज़ायद बस स्टॉप्स हैं। अभी जो है जितने भी पेशावर के सहाफ़ी हैं और जो मामले खुसूसी बराए इत्तलात और बल्दियात खुद जो है इन बसों में सफ़र कर रहे हैं ताकि यहाँ पर इन तमाम जितने भी तैयारियाँ हैं कल के लिए उनका भी जायज़ा ले सके और साथ साथ ब्रीफ भी कर रहे हैं। अपडेट्स के शुक्रिया फयाज। के इलेक्ट्रिक का सताया शहरी इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया। मुतासरा शहरी का कहना है कि गरीब दर्जी हूँ, लॉकडाउन के बावजूद के इलेक्ट्रिक ने 62,000 रुपये का बिल भेज दिया। मेरे घर की लाइन काट गए हैं के इलेक्ट्रिक वाले। पहले लाइन काटी है, उसके बाद मेरे घर पे बिल भी आया है। सर वो लाइन के मुताबिक मैं के इलेक्ट्रिक के ऑफिस आया। मेरा सर ये 5 महीने से लॉकडाउन का था। इमरान खान ने बेनिफिट भी दिया था कि यार लॉकडाउन के अंदर कोई बिल नहीं भरेगा और कोई लाइन नहीं कटेगी। सर जिस दिन लॉकडाउन परसों खुला है, कल मेरे घर की लाइन कटी है, ठीक है ना सर। सर मेरी मसला ये था कि सर मैंने बोला गुजारिश करी वहाँ के इलेक्ट्रिक को ऑफिस जाके, सर के मुझे इतना बेनिफिट दिया है ये मैं बिल भर सकूँ। तो वहाँ से सर मुझे जवाब मिलता कि आपको बेनिफिट ये दिया जाएगा, आपको 30,000 का बिल प्ले करना पड़ेगा। जब ये आप प्ले करेंगे तो आपके घर की लाइट ऑन हो जाएगी। बिजली की गैर एलानिया और तवील बंदिश के खिलाफ शहर शहर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नेपरा से बिजली सप्लाई कंपनीज की नाअहली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बिजली की गैर एलानिया बंदिश, मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए। पेशावर के FC चौक पर पेस्को के खिलाफ एहतजाज हुआ। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बिजली के बिल भी नजरे आतिश कर दिए। करक में डंडा बरदार खवातीन घरों से निकल आईं। तख्त नुसरती में हुकूमती नुमाइंदों के खिलाफ एहतजाज किया और सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। सवाबी के इलाके कालू खान में पेस्को इंतजामिया के खिलाफ भी मर्दान रोड पर मुजाहिरा हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि शदीद गर्मी में गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम अजियत में मुब्तला हैं। टंडोला यार की ख्वाजा गरीब नवाज कॉलोनी में बिजली के सताए लोग आपे से बाहर हो गए। एहतजाज करते मुजाहिरीन राहगीरों से भी उलझते रहे। गुज़िश्ता 15 दिनों से लोड शेडिंग का अजाब जारी है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि हेस्को का अमला ट्रांसफार्मर की मरम्मत के लिए रकम का तकाजा कर रहा है। सिंध में अनारकी है, मुकम्मल तबाही है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। कराची में माफिया ऑपरेट कर रहे हैं, कानून की कोई अमलदारी नहीं। कराची के अहम मुकदमात में चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए। सवाल किया क्या विफाकी हुकूमत को कहें क्या कर ठीक करे। अटॉर्नी जनरल बोले कराची की तबाही देखते हुए आइन के मुताबिक मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेरे गौर हैं।
सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अहम मुकदमात की समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कराची की सूरत हाल पर नाराज। रिमार्क्स दिए सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, मुकम्मल अनारकी वाला सूबा बन गया है। क्या वफाकी हुकूमत को कहें कि आकर मसाइल ठीक करे। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि उनकी वजीर आजम से बात हुई है। वफाक कराची के मामलात में मदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन मुल्क के मेगा सिटी के लिए हुकूमत को ठोस इकदाम करने होंगे, जिसके लिए मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं पर गौर किया जा रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइन की किताब दिखाते हुए कहा, हम सब इस आइन पर अमल दरामद के पाबंद हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इसमें मुकामी हुकूमत खत्म हो रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नाकाम लोग हैं, शहर जंगल बन गया है। जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि आपके हुक्म से हमें बहुत तकवीत मिलती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का इंतजार क्यों करते हैं, आपके पास इंतजामी इख्तियारात हैं, खुद अपना काम क्यों नहीं करते। नाले भी हुकूमत साफ करवाए, KCR भी सुप्रीम कोर्ट चलवाए, सड़कें भी बनवाए, कचरा भी उठवाए और बिलबोर्ड्स भी हम गिरवाएं। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ इरफानुल हक, समा, कराची। सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के वकला का कहना है कि मुल्क के किसी भी इलाके को विफाक की तहवील में देने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं है। लतीफ़ खोसा ने कहा कि किसी गैर आइनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। फारूक एच नाइक बोले, मुश्तरका मफादात काउंसिल के बगैर अहम फैसले मुमकिन नहीं। कराची में गंदगी और तजावुजात के खिलाफ कौन काम करेगा। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि मुख्तलिफ आईनी ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से बात करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लतीफ खोसा का कहना था, वफाकी हुकूमत गवर्नर राज चाहती है तो लगा कर देख ले। यहाँ गवर्नर राज लगाने के लिए माशाल्लाह आप उनके मिनिस्टर्स के देखें, उन्होंने दौरे तक रख लिए थे, लेकिन फिर उनको जाहिर है कि इल्म हुआ कि आइन में जो तकादा और तरीका है उसके कसवटी पर वो नहीं उतर पाएंगे। और यकीनन सुप्रीम कोर्ट ने आज भी कह दिया कि कोई गैर आइनी हम तरीका काबिल कबूल नहीं करेंगे, नहीं होगा। साबिक चेयरमैन सेनेट का कहना था कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के बगैर अहम फैसले नहीं हो सकते। मैं समझता हूँ जब तक के काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग नहीं होगी, जो आर्टिकल 153 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 90 डेज के अंदर मीटिंग होनी चाहिए। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने अदालत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से बहुत तकवीत मिलती है, अदालत चाहे तो NDMA को नाला सफाई की जिम्मेदारी दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को कराची के नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। अदालत ने कराची के तमाम नालों की सफाई की जिम्मेदारी NDMA को दे दी। कहा, आगे NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत चाहे तो नाला सफाई की जिम्मेदारी NDMA को दे दे, जिस पर अदालत ने NDMA को नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए 3 माह का वक्त दे दिया। सिंध हुकूमत को NDMA की मुकम्मल मुआवनत की हदायत कर दी। हाजी लीमू गोट के नालों से तजावुजात खत्म करके मुतासरीन की बहाली का भी हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम आगे चलकर NDMA को मजीद जिम्मेदारियां देंगे। नौकरियों पर सारे रिश्तेदार लगे हुए हैं। हाजी लीमू गोट की रिहायशी खातून ने बताया कि कमिश्नर कराची माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, अगर ये साबित हो गया तो ये कमिश्नर फारिग हो जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर, रजिस्ट्रार वगैरह सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं जो नौकरियों पर लगे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुजात और जगह जगह लगे बिलबोर्ड्स के खिलाफ इंतजामिया को फौरी एक्शन का हुक्म दे दिया है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे अली हफीज से, जिस वक्त किडनी हिल पार्क के करीब मौजूद है। अली बताएगा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद कहां कहां कार्रवाइयां की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि किडनी हिल पार्क के अंदर जो भी तजावुजात है उसको फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, मिसमार किया जाए, लेकिन कराची की शहरी इंतज़ामिया या बल्दियाती इदारे को कोई भी अमला यहाँ पर किडनी हिल पार्क में मौजूद है, यहाँ पर कोई नहीं आया। अगर मजमूई तौर पर बात करें शहर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि शहर में जो बड़े बड़े साइन बोर्ड लगे हैं, बिल बोर्ड लगे हैं, उनको हटाया जाए। तो क्लिफ्टन के अंदर जो है बल्दिया कराची का महकमा इंसानी तजावुजात है वो कार्रवाई कर रहा है। इश्तिहारी दीवारें जो बनाई गई
गई थी, खासतौर बड़ी बड़ी बाग इब्ने कासिम की तरफ, उसको जो है वो भारी मशीन से तोड़ा जा रहा है। हमारी जो हुकाम से बात हुई है उनका ये कहना है कि जो किडनी हिल पार्क है उससे मुतालिक भी रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, जो कल कोर्ट में पेश की जाएगी। जबकि शहर भर में जहाँ जहाँ ऑपरेशन हो रहा है साइन बोर्ड पे बिल बोर्ड पे, उसके हवाले से भी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि शहर भर से जो है साइन बोर्ड्स का जो है वो खात्मा किया जाए। लेकिन अब मजमूई तौर पर अगर बात करें, हम मौजूद हैं किडनी हिल पार्क में। यहाँ पर अभी तक जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फौरी कहा था कमिश्नर कराची को फौरी जाएं और किडनी हिल पार्क के पास से जो तजावजात है और जो कब्जा हो रहा है उसको खत्म करवाएं, लेकिन अभी तक कोई भी इंतजामिया का नुमाइंदा या मशीनरी किडनी हिल पार्क में नहीं पहुंची है। जी, अपडेट्स के लिए शुक्रिया अली हफीज़।